नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। चक्रव्यूह का वक्त हो गया है, शाम के 7 बजने ही वाले हैं। शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो। सबसे पहले वो कहानियां जो आज आपने पसंद की हैं। पहली कहानी, भारत पाकिस्तान की 117 हस्तियों का एक खत। क्या दोनों देशों में फिर से बातचीत की बात शुरू हो रही है? क्या पहलगाम के गम को हम लोग भूल गए हैं? इस खबर को 19% लोगों ने देखना चाहा है। आगे इस पर बात करता हूं। सिंदूर, शहादत और सियासत, किसका सेल्फ गोल? इस खबर को देखने के लिए 24% लोगों ने अपना वोट हमको दिया है। आगे डिटेल में इस पर भी बात करेंगे। द्रोह फ्रंट पर फंसी जनरल असीम मुनीर की फौज, क्या पाकिस्तान के टुकड़े होना अब तय हो गया है? क्यों पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत में फंसा है? इस खबर में बहुत दिलचस्पी है आप लोगों की। 27% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। 7:28 पर यानी अगले आधे घंटे के बाद इस खबर पे डिटेल में आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं। और आज जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है कि क्या टीम चंपत का QR कोड क्या है? क्या इससे चढ़ावा चोरी का ब्लूप्रिंट डिकोड होगा? क्या ये QR कोड सारे राज खोल देगा? इस खबर में भी बहुत दिलचस्पी है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सबसे अधिक दिलचस्पी खींच रहा है। 30% लोगों ने इस खबर में रुचि दिखाई है और यही पिछले कई दिनों की तरह हमारे चक्रव्यूह के आज की कवर स्टोरी भी है। चंपत, चौकड़ी और चढ़ावा, ये 3 शब्द अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिष्ठा और करोड़ों राम भक्तों को शर्मसार करते हैं। एक तरफ भक्तों की आस्था, दूसरी तरफ ट्रस्ट के बड़े बड़े चेहरे, उनके इस्तीफे और इसी बीच गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों की तलाशी करती हुई यूपी की पुलिस। आरोपियों के जेल में होने के बावजूद उनके घरों से अब तक 1 करोड़ से भी अधिक की रिकवरी हो चुकी है। 26 जून को हुई छापेमारी की लिस्ट का अब एक औपचारिक पेपर सामने आया है जिसमें आरोपियों के घर से पैसे की बरामदगी का खुलासा हुआ है। 8 में से 7 आरोपियों के घर से कितनी रिकवरी हुई है, इसको सबसे शुरुआत में जान लेते हैं। इस छापेमारी में लवकुश मिश्रा के घर से 14 लाख रुपए मिले हैं। अनुकल्प मिश्रा के घर से 16 लाख रुपए बरामद किए पुलिस ने। मनीष कुमार यादव के घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। करुणेश पांडे के यहां से पुलिस ने 18,07,000 रुपए रिकवर किए हैं। रमाशंकर मिश्र के यहां से करीब 7.25 लाख से रुपए रिकवर किए गए हैं। रमाशंकर यादव के यहां से, टीनू यादव के यहां से 1 लाख रुपए मिले हैं। इतने ही नहीं, बरामदगी की लिस्ट में $1100 भी बरामद होने का जिक्र हुआ है। हो सकता है कि बहुत से ऐसे भक्त आए हों जिनकी जेब में डॉलर रहे हों, वही हुंडी में डाल के चले गए हों, वो डॉलर भी रिकवर हुए हैं यूपी पुलिस को जो छानबीन कर रही है। पुलिस का दावा है कि ये सभी रिकवरी आरोपियों की निशानदेही पर हुई है और ये तब आलम है जब इन आरोपियों की पुलिस रिमांड अब तक पुलिस ने ली नहीं है। शुरुआती दिन में जो इनसे पूछताछ हुई, उसके बाद जो रिकवरी की जा रही है, उससे अभी तक करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी इन 8 आदमियों में से 7 के पास से दिख गई है। बरामद रकम पुलिस के अब कब्जे में है। इतने ही नहीं, पुलिस का कहना है कि इस पूरी फैक्टशीट को आरोपियों के सामने बोलकर कंप्यूटर में टाइप कराया गया, प्रिंट निकालकर पढ़कर सुनाई गई और संबंधित आरोपियों के इस पे साइन भी कराए गए। यानी इन आरोपियों ने पुलिस के सामने माना है कि ये रिकवरी उनके घरों से हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सवालों का घेरा अब सिर्फ आरोपी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से है। सवाल ट्रस्ट के स्थायी सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से है। सवाल राम मंदिर में बाप जी के नाम से जाने जाने वाले गोपाल जी से है और सवाल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज से भी है। आज हाल ही में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद उनका एक बयान आया था, लेकिन उन्होंने सवाल भी पूरा नहीं सुना। कैमरे के सामने गोविंद देव गिरी जी ने क्या रिएक्शन दिया, ये आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन दिनों सभी ने चुप्पी साधी हुई है। एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था एक राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था। ऐसे हाथ, सवाल पूछने पर गोविंद देव गिरी जी ने हाथ दिखा दिया, जो इतने पूजनीय है। जवाब नहीं देना चाह रहे हैं उस राम मंदिर के बारे में जिस राम मंदिर को आस्था का मंदिर कहा गया।
500 साल के बाद जो मंदिर बना, इतने लंबे इंतजार के बाद गोविंद देव गिरी जी हाथ से इशारा कर दे रहे हैं कि हमको जवाब नहीं देना है, ये सवाल मत पूछिए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होने के नाते वो तमाम साधु संतों से लेकर अब सियासी लोगों के निशाने पर हैं। ये वही गोविंद देव गिरी महाराज हैं जिनकी तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति से इस बात की पुष्टि हुई कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा देने की पेशकश ट्रस्ट से की है और अब उनके इस्तीफे पर फैसला 6 जुलाई को होने जा रहा है, जो कि उसी चिट्ठी में गोविंद देव जी गिरी जी ने कहा था। गोविंद देव गिरी महाराज राम मंदिर ट्रस्ट के खजांची हैं, ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो अयोध्या में रहते भी नहीं हैं, लेकिन बतौर कोषाध्यक्ष रामलला के कोष की रक्षा का दायित्व औपचारिक तौर पर गोविंद देव गिरी जी का है, जो आज हाथ दिखाकर सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। कोष की चाबी किसके पास थी, उसका हिसाब कौन रखता था, क्या उनका कभी कोई गड़बड़ी नहीं दिखी? आखिर रामलला के खजाने तक पहुंचने वाले रास्ते पर पहरा किसका बैठा था? क्या इस बात की जानकारी थी गोविंद देव गिरी जी को? और अगर पहरा था तो फिर ये सेंध कैसे लग गई, और सेंध लगी तब इन्होंने क्या किया? अरे भाई, कोषाध्यक्ष पैसे में हेरी फेरी हो, गड़बड़ी हो तो उसके लिए पहला जिम्मेदार तो कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। क्यों? कोषाध्यक्ष पे क्या नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है? बड़ी बड़ी मगरमच्छ क्यों पकड़े जा रहे हैं? इनके लिए एसआईटी नहीं है क्या? अच्छा, एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? कोई भी अब इन्हीं औपचारिक पुलिसिया सूत्रों की, सरकारी सूत्रों की माने तो चंपत राय ने पुलिस को यह भी बताया पूछताछ में कि अनिल मिश्रा और गोपाल जी का रोल ट्रस्टी और निगरानी करने वाले लेवल का था, संचालन में भी उनकी मदद लेते थे। आपको याद दिला दूं, चंपत राय के साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान रह चुके हैं और अब उनके ही रिश्तेदार बताए जा रहे अनुकल्प और लवकुश मिश्रा चढ़ावा चोरी के आरोपी बनकर जेल पहुंच गए, जिनके यहाँ पास से कभी 14 लाख तो कभी 16 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। आज पुलिस की टीम ने अनुकल्प मिश्रा के इनायत नगर में मौजूद उसके पैतृक गांव बसावा में छापेमारी की। पुलिस अधिकारियों ने अनुकल्प के परिजनों से उनकी संपत्ति ने इसके बाबत जानकारी जुटाई। तो वहीं पुलिस की टीम लवकुश के घर भी पहुंची। घर के बाहर मौजूद उपले रखने की जगह और भूसे में भी तलाशी ली गई, जहां से मोटी रकम मिलने का दावा भी किया गया है। कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सर आज क्या पूछताछ हुई है, क्या उसमें केंद्रित रहा है सर? ये हमारे स्तर का नहीं, ये आप हमारे अधिकारियों से पूछिए। बाइट के हम हकदार नहीं, बाइट नहीं, हम ये जानना चाहते संपत्तियों की ही बारे में जांच चल रही है। उसी संबंध में चल रही है, लेकिन ये हमारे कप्तान साहब से पूछिए। तो बिल्कुल देखिए, पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि अनुकल्प मिश्रा की जो संपत्तियां हैं उसकी छानबीन की जा रही है। उसको खंगाला जा रहा है कि अनुकल्प मिश्रा ने क्या चढ़ावे के पैसे से संपत्तियां बनाई थी या फिर उसकी पुश्तैनी संपत्ति थी। इन सभी बातों की अब एक तरीके से जांच चल रही है। देखिए, अयोध्या पुलिस की टीम लवकुश के घर पहुंची है। लवकुश के गांव में पुलिस की टीम मौजूद है। पिछली बार उपले के पास से पैसे बरामद हुए थे, तो ऐसे में उपले रखने की जहां पर जगह है वहां पर पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। भूसे में देखा, बक्से में देखा और देखिए बाहर जो उपले रखे जाते हैं, संभावना ये हो सकती है कि लवकुश ने यहां पर पैसे छिपाए हो, गबन के पैसे छिपाए हो, तो उसकी पड़ताल की जा रही है। देखिए, इधर से पुलिस की टीम चारों तरफ से घर के हर हिस्से में पहुंचकर जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। ये यूपी की पुलिस इतनी मुस्तैदी दिखा रही है। आज 1 जुलाई को ये मामला बीते करीब 25 दिनों से चल रहा है। 4 जून के आसपास मामले का खुलासा हुआ था। छापेमारी में अब 3-3.5 हफ्ते के बाद कुछ मिलेगा क्या पुलिस को? ये लोग करीब 15-17 दिन तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर भी रहे। क्या अब तक इस रकम को इस तरीके से छुपा के खुलेआम रखा होगा? खैर, पुलिस की तफ्तीश से की तो जाएगी, शायद कुछ रिकवरी हो जाए, लेकिन अमूमन माना जाता है, कहा जाता है कि शातिर चोर अलर्ट हो जाता है और सबसे पहले अपनी रिकवरी को, अपने माल को, चुराए हुए सामान का ठिकाने लगाता है। रामलला के दरबार में चढ़ावे की चोरी की कहानी अब सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रही, इसके तार बनारस तक जा पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावे की गिनती का काम वाराणसी की सिक्योरिटी एजेंसी SIS को सौंपा था। SIS का पूरा नाम सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। खुलासा हुआ है कि इस कंपनी से राम मंदिर में सफाई और हाउस कीपिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी, लेकिन वही स्टाफ आखिर चढ़ावे के नोट क्यों गिन रहा था? ये सबसे बड़ा सवाल है। हाउस कीपिंग का आदमी नोट गिनती का काम अयोध्या में कर रहा था, यही सबसे बड़ा सवाल है।
जानकारी सामने आई कि 22 कर्मचारियों को हाउसकीपिंग के काम के लिए भेजा गया था अयोध्या, लेकिन उन्हीं में से कई लोग चढ़ावे की गिनती के काम में लगा दिए गए और अब 22 में से 6 कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया है। हैरानी की बात है कि अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर ने 22 नामों की पूरी लिस्ट भेजी थी, जिसके बाद एजेंसी ने बिना किसी वेरिफिकेशन के सभी 22 स्टाफ को भर्ती किया और राम मंदिर के काम में लगा दिया। यानी रामलला के खजाने तक पहुंचने वालों की ठीक से एंटीसीडेंट्स, उनकी जांच, उनके रवैये की जांच पड़ताल तक नहीं की गई, लेकिन खजाने तक पहुंच जरूर मिल गई। और जब सवाल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर से पूछा गया तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। सुनिए जरा। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक कितने लोग। तो वो जो कहा जा रहा था कि आपस में मिली भगत थी, जान पहचान के लोगों को नौकरियां दी गई, जान पहचान के लोगों को भर्ती कर लिया गया, उससे भी अब पर्दा खुलता दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक सवालों के घेरे में दरअसल चंपत राय आए हुए हैं, जो राम मंदिर आंदोलन के कद्दावर योद्धा कहे जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद के सीनियर पदाधिकारी रहे। इतने ही नहीं, उन्हें रामलला का पटवारी भी ये नाम दिया गया है। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उनके ड्राइवर टिन्नू यादव के पास उस कमरे की चाबी रहती थी जिसमें चढ़ावा गिनने का काम होता था। तो क्या गिनती कक्ष में आपकी नाक के नीचे चोरी होती रही? और क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले महासचिव चंपत राय को अपने ही करीबियों की करतूतों की भनक तक नहीं लगी, या फिर आंखें बंद करके वो राम राम जपते रहे? और जब मामला बहुत बढ़ गया तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर ईमानदार दिखाने की अपने आप को कोशिश की गई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर मैंने कल भी आपको बताया था इसी कार्यक्रम में कि चंपत राय से अयोध्या पुलिस ने क्या क्या सवाल किए हैं। सूत्रों के जरिए आज और कुछ जानकारी मिली है। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय से पुलिस ने पूछा कि आखिर दान का हिसाब किताब किसके पास था, चढ़ावे की रिपोर्ट कौन बनाता था, तलाशी कौन लेता था, सिफारिश किसकी चलती थी, और अगर सब कुछ सिस्टम के मुताबिक चलता था तो फिर चढ़ावा गायब कैसे होना शुरू हुआ। सूत्रों की माने तो पुलिस ने चंपत राय से इससे भी तीखे कई और सवाल किए हैं, जिनके जवाब में चंपत राय ने क्या कहा उसे भी अब आप जान लीजिए। पुलिस का सवाल, ट्रस्ट की बैठकों में दान और चढ़ावे की जानकारी दी जाती थी? चंपत राय का जवाब, ट्रस्ट की बैठकों में दान की जानकारी दी जाती थी, लेकिन हर लेन देन की डिटेल नहीं होती थी। पुलिस का सवाल, क्या आपको हर महीने ये जानकारी दी जाती थी कि कितना चढ़ावा आया और कितना बैंक में जमा हुआ? चंपत राय का जवाब, दान गिनती करना और बैंक जमा की जिम्मेदारी अलग अलग टीमों की थी। पुलिस का सवाल, क्या कभी आंकड़ों को देखकर आपको कुछ असामान्य लगा? चंपत राय का जवाब, मेरे पास चढ़ावे से संबंधित रिपोर्ट्स कर्मचारियों से होकर आती थीं। पुलिस का सवाल, क्या कभी किसी ट्रस्टी ने चढ़ावे को लेकर सवाल उठाया? चंपत राय का जवाब, कुछ एक लोग निगरानी को लेकर सुझाव देते थे, लेकिन कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही प्रमाण थे। पुलिस का सवाल, क्या कभी किसी कर्मचारी के पास से संदिग्ध चीजें मिली? चंपत राय का जवाब, चढ़ावे में चोरी या गड़बड़ी की कोई ठोस शिकायत पहले नहीं मिली थी। पुलिस का सवाल, मंदिर और ट्रस्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? चंपत राय का जवाब, हुंडी काउंटिंग में लगे कर्मचारियों की नियुक्ति बैंक या एजेंसी के माध्यम से हुई थी। पुलिस का सवाल, इतने संवेदनशील काम में लगे कर्मचारियों को एक ही जगह लंबे समय तक क्यों रखा गया? चंपत राय का जवाब, इन कर्मियों की शिफ्ट को रोटेट करना बैंक का विषय था, ट्रस्ट का नहीं। पुलिस का सवाल, टिन्नू यादव का नाम कई लोगों की बातचीत में क्यों आता है? चंपत राय का जवाब, टिन्नू यादव परिचित थे, लेकिन उन्हें असीमित आधिकारिक अधिकार नहीं थे। पुलिस का सवाल, अनिल मिश्रा को दान व्यवस्था की कितनी जानकारी रहती थी? गोपाल राव की इस पूरी व्यवस्था में क्या भूमिका थी? चंपत राय का जवाब, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका ट्रस्टी या निगरानी स्तर की थी, संचालन में उनका सहयोग भी मिलता है। पुलिस का सवाल,
आज अगर आपको बताना हो कि दान व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी किन 3 लोगों पर सबसे ज्यादा थी तो आप किसका नाम लेंगे? चंपत राय का जवाब, इससे पहले किसी कर्मचारी पर व्यक्तिगत संदेह नहीं था। बरामद नकदी की जानकारी जांच के दौरान मिली। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने से सबसे ज्यादा 20 लाख से भी अधिक कैश बरामद हुआ था। वो सीसीटीवी में कैद भी हुआ था, आपने तस्वीरें देखी थी। आज हमारे सहयोगी जो मौजूद है इस वक्त अयोध्या में, आशुतोष सिंह, उस जगह पहुंचे जहां पर ये लड़का अविनाश शुक्ला रहता था। एक योगा सेंटर है जहां पर इसका ठिकाना था और इसी ठिकाने में ये अपने भाई के साथ रहा करता था। और इसी योगा सेंटर से अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक जुड़ा रहा कई सालों से। अभिषेक ने अविनाश को बुलाया और अविनाश की नौकरी मंदिर में लगवा दी। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर इस योगा केंद्र के अभिषेक के घर के 4 बक्से मिले। इन्हीं बक्सों में कंबलों के अंदर कैश को छुपाकर रखा गया था। इनमें से एक बक्से पर राम राज्य कोष भी लिखा हुआ है और एक QR कोड भी बना हुआ है। इस पर यह साफ तौर पे लिखा है रामराज कोष। और इस बक्से को देखिए जरा, यहाँ पर बाकायदे इस बक्से के ऊपर भगवान राम की एक फोटो लगी है और इसके साथ साथ एक QR कोड भी दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये बक्सा कहाँ से यहाँ पर आया है? क्या इसका इस्तेमाल अविनाश शुक्ला करता था? क्या इस QR के जरिए वो लोगों से पैसे लेता था? देखिए, ये सब तो जांच का विषय है भाई साहब। SIT बताएगी कि 5 लाख मिला कि 50 लाख मिला कि कुछ नहीं मिला, हम कैसे कह सकते हैं। अब आपको बता दें कि चंपत राय, गोपाल जी और अनिल मिश्रा, ये 3 नाम ऐसे हैं जो सालों से विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े रहे, संघ परिवार के साथ जुड़े रहे। और अब जबकि इन तीनों का नाम बार बार उछाला जा रहा है इस चढ़ावा चोरी कांड में, इन तीनों से संघ परिवार ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। अभी सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कुछ नहीं बोला है, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन VHP के जो नेता हैं वो लगातार अपने बयान दे रहे हैं। आलोक कुमार हो, सुरेंद्र जैन हो, और वो इन तीनों के साथ अपनी दूरी को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले आज दिन में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विश्व हिंदू परिषद के, आप ऐसे भी जान सकते हैं VHP के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़े नेता जो हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो आलोक कुमार जी हैं। जाने माने कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते रहे। उन आलोक कुमार से मैंने बातचीत की और चंपत राय का जो अभी तक का एकमात्र बयान आया है 7 जून वाला, जिसमें उन्होंने कहा था उल्लेखनीय नहीं मिला है, कुछ भी उल्लेखनीय नहीं, उस बयान को सरेआम कैमरे के सामने आलोक कुमार ने खारिज कर दिया और कहा उस बयान की आवश्यकता नहीं थी। जब चंपत जी 4 जून को जानते थे तो 7 जून को यह कहना कि अभी ऑडिट चल रहा है, कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है, इसका मतलब कुछ छुपा तो रहे थे चंपत जी। सुमित जी, मैं उस बयान का समर्थन नहीं कर सकता। वो बयान नहीं आना चाहिए था। जो 7 जून को आया चंपत जी का, उसकी बात कर रहे हैं जी। 7 जून को चंपत जी का जो बयान आया वो क्यों दिया मैं समझता नहीं। वो ना आता तो अच्छा रहता। एक बात पक्की है, ये धार्मिक आध्यात्मिक विषय, किसी को भी सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए। आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर हमारे लिए बहुत कड़वा है, पर अगर उन प्रश्नों का उत्तर मैंने बचा कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 जून के उस बयान को मैं समझाने की क्यों दिया गया। सत्य से समझौता धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में नहीं होना चाहिए। सत्य से समझौता, इसका मतलब चंपत राय ने झूठ बोला। आलोक जी ने बहुत ही शराफत भरे शब्दों में चंपत राय के उस बयान की निंदा कर दी है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। 4 दिन में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, पाकिस्तान के बड़े सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये वो सबूत है जो रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठे आकाओं की आज भी नींद उड़ा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में मां भारती के सपूतों ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। भारतीय सेना के इसी शौर्य की बदौलत आज देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहराता है। जवान देश के लिए जीता है और देश के लिए ही शहादत देता है।
लेकिन अफसोस तब होता है जब देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवान की शहादत पर देश में सियासत होने लगती है। ऑपरेशन सिंदूर में 6 भारतीय जवानों के शहीद होने की जानकारी जब से सामने आई है, इसे लेकर देश का सियासी पारा लगातार गर्म है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कांग्रेस पार्टी ने संसद को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि संसद में झूठ बोला गया। कांग्रेस का आरोप है कि रक्षा मंत्री ने जवानों की शहादत को लेकर संसद में गलत बयानी की। स्पीकर को भेजी कांग्रेस की चिट्ठी में क्या लिखा है ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राजनाथ सिंह का संसद में पिछले साल का दिया वो बयान सुनिए जिसे लेकर आज कांग्रेस उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। हमारे जाबाज जवानों को कुछ क्षति हुई है? उसका उत्तर है नहीं। रक्षा मंत्री का बयान आपने सुना, ये पिछले साल जुलाई का बयान जो संसद में दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई 2025 को यह भाषण दिया था। उनके इस पूरे भाषण का एक एक शब्द लिखकर कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला को भेजी चिट्ठी के साथ अटैच किया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से सवालों का जवाब देते हुए कहा था, एक बार फिर मैं उनके बयान को कोट कर देता हूं, कोट, अगर आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई? तो उसका उत्तर है नहीं, अनकोट। केसी वेणुगोपाल की इस चिट्ठी को हमने पूरा पढ़ा, लेकिन गौर करने वाली बात और चुभने वाली बात यह है कि जिस बीजेपी सरकार पर कांग्रेस शहीदों का अपमान करने का आरोप लगा रही है, वो इस चिट्ठी में शहीद की जगह सैनिकों के लिए मौत का शब्द का इस्तेमाल कर रही है, डेथ। कांग्रेस नेताओं को पता होना चाहिए कि हिंद का शूरवीर कभी मरता नहीं, वो देश के लिए प्राण न्यौछावर करता है, वो शहीद होता है। खैर छोड़िए, इस समय कांग्रेस का ध्यान रक्षा मंत्री के संसद में दिए बयान से सियासी संजीवनी ढूंढने में ज्यादा लगा है। इस बैकड्रॉप के अंदर जो दिखाई दे रहा है कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया है, उनकी अनदेखी की है, संसद में झूठ बोला है और यह कहा कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। और भी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के ऊपर 6 ऑप सिंदूर के शहीदों के नाम अंकित किए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश के सामने संसद के अंदर हमारी जो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर झूठ बोला है। और ऐसे ही मंदिर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री ने कुछ 2-3 साल पहले झूठ बोला था। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए इस बयान पर सियासी बवाल मचना तब शुरू हुआ जब सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों के नाम अंकित करवाए। 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, 237 फील्ड वर्कशॉप के हवलदार सुनील कुमार सिंह और 39 विंग के सार्जेंट शहीद सुरेंद्र कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए अपनी शहादत दी थी।
नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवारों पर 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वीरों से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन हिफाजत 1 तक के कुल 26,626 शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। दिल्ली के दिल में बना ये नेशनल वॉर मेमोरियल सिर्फ पत्थरों से बना स्मारक नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके रोल ऑफ ऑनर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में देश के उन जाबाज सपूतों की अमर गाथाएं लिखी गई हैं जिन्होंने मां भारती के आंचल पर कभी आंच नहीं आने दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों के नाम पर सियासत बुलंद की जा रही है। अब सरकार ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन 6 जाबाजों की शहादत हुई थी, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, जुलाई 2025, जब रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक भी जवान की, एक भी सैनिक के प्राणों की आहुति नहीं हुई है, जरा सी भी क्षति नहीं हुई है। ये जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया था, संसद में झूठ बोला गया था और एक मंत्री ने झूठ बोला था। ये सिर्फ संसद की अवमानना ही नहीं है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ही नहीं है, ये असल में हमारे जाबाजों के सर्वोच्च बलिदान, उनकी शहादत का अपमान है, उसका मखौल है। कांग्रेस पार्टी बेवजह मुद्दे को बढ़ाना चाहती, सही समय पे सरकार सही जानकारी देती है और उचित समय पे सरकार ने जानकारी दी है। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ सवाल हिंदुस्तान के गौरव का है। जब तक देश के वीरों की शहादत को राजनीति के चश्मे से देखा जाता रहेगा, तब तक हम बलिदान की कीमत को कभी नहीं समझ पाएंगे। संसद में क्या होगा, विशेषाधिकार का ये मौका विपक्ष को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में पता चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की अगली कहानी। बातों बातों में आज इस लाइन की चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीक्रेट बातचीत चल रही है या सीक्रेट बातचीत हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि जब दोनों देशों के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, तो खुलकर बातचीत करने का क्या वक्त आ गया है, और अगर है तो उसमें दिक्कत क्या है। कूटनीति की दुनिया में अक्सर यह कहा जाता है कि बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। तो क्या ये माहौल जो बन रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों के, जी हां, भारत के भी और पाकिस्तान के भी 117 हस्तियों ने, सेलिब्रिटीज ने पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक जॉइंट चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अपील की गई है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए, ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। ये पहल ऐसे समय में की गई है जब कुछ समय पहले आरएसएस की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत शुरू करने की एक तरीके से सलाह दी गई थी। पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर चला गया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए थे। लेकिन अब जिस तरीके के संकेत सामने आ रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच एक बार फिर बातचीत की शुरुआत हो रही है। हालांकि सरकार के मन में क्या चल रहा है, इसकी ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह पहले आरएसएस की ओर से बातचीत की बात सामने आई और अब दोनों देशों के 100 से अधिक जाने माने लोगों ने पीएम मोदी और पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है, उससे ये चर्चा तेज है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत की टेबल पर बैठने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजावी होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी का था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज़ को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को जो पत्र लिखा गया है उसमें 11 मांगे की गई हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन लोगों के नाम जान लीजिए जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है।
इसमें भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 लोगों ने अपने साइन किए हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं और मीरवाइज उमर फारूक हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा भी इसमें शामिल हैं। इनके अलावा मणिशंकर अय्यर और पश्चिम बंगाल से विधायक हुमायूं कबीर ने भी इस चिट्ठी पर साइन किए हैं। जबकि पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर अपने दस्तखत किए। वैसे इस लेटर की पहल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह की तरफ से की गई, लेकिन बीजेपी के नेता इस पहल पर अब सवाल उठा रहे हैं कि जिस पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए पत्र लिखा गया है, उस पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा कि पाकिस्तान दुस्साहस नहीं करेगा? क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई वहां सुनवाई नहीं है, चुनी हुई सरकार का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। इसका संज्ञान भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी, उनके लेवल का निर्णय है। रविंद्र नाथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता रवि भी इस बात पर कायम है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। हालांकि बात अलग है कि दत्तात्रेय होशबोले बातचीत की बात आरएसएस के बड़े नेता हैं वो कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा है कि आखिर विपक्ष का जो तर्क है कि जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देश क्रिकेट खेल रहे हैं, जी हाँ क्रिकेट मैच हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम के बाद भी, भले भारत में या पाकिस्तान में नहीं दुबई में हुआ, तो फिर बातचीत क्यों नहीं कर सकते? यही तर्क मनोज झा दे रहे हैं। अगर इन 27 लाख में 5,000 लोग ओनली अगर माना जाता है कि उनको एसआईआर में बाहर करना गलत है, कौन भरपाई करेगा? ये सिर्फ वोट नहीं है, अब उसके बेसिक डेमोक्रेटिक राइट को कुंद कर रहे हैं। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक के एडिटर इस चिट्ठी में पीएम मोदी और शहबाज शरीफ से 11 मांगे रखी गई हैं ताकि दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार हो सके। ये जो 117 लोग हैं इस चिट्ठी में लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध पूरी तरीके से बहाल किए जाएं, दोनों देशों में हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त को फिर से नियुक्त किया जाए, नागरिकों के लिए नॉर्मल वीजा सर्विसेज फिर से शुरू की जाए, कमर्शियल उड़ानों के लिए एयर स्पेस को फिर से खोला जाए। एक इंटरव्यू के दौरान आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होशबोले ने पिछले दिनों पाकिस्तान को लेकर यह बयान दिया था कि हमें दरवाजे बंद नहीं कर देने चाहिए, हमें उनके यानी पाकिस्तान के साथ संवाद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इसी वजह से राजनयिक संबंध बनाए रखे जाते हैं ताकि व्यापार और वाणिज्य भी साथ साथ चलता रहे। इस बयान के बाद बहुत बवाल भी खड़ा हुआ था, जिसे शांत करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बीच में आना पड़ा। सुनिए मोहन भागवत ने भी क्या कहा था। तो राजनीति अपनी जगह, आरएसएस के नेता भी बोल रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे और रास्ते तो खुले रखने चाहिए। राजनीति अपनी जगह, लेकिन आज ये समझने की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर युद्ध का अंत बातचीत की टेबल पर आकर ही होता है, और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है अमेरिका और ईरान। इससे पहले अर्मेनिया अजरबैजान के बीच भी दशकों से चला रहा संघर्ष पीस एग्रीमेंट के साथ ही रुका। हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता था। हर आतंकी का अंत होना चाहिए, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से तगड़ा बदला लिया था, बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का कर दिया था। लेकिन दोनों देश पड़ोसी हैं, एक दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। दोनों देशों के बीच बिना बातचीत वाला यह रिश्ता कब तक चलता रहेगा? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कह चुके हैं कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। आज भी वही स्थिति है, इसका हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह पाकिस्तान खुद को पीस मेकर बनने का दावा कर रहा है, तो क्या वो अपने आतंकी ठिकानों और ट्रेनिंग कैंपों को पूरी तरीके से खत्म करेगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी शर्त है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। पाकिस्तान पर आज की तारीख में दबाव है कि वह भारत से अगर बातचीत करना चाहता है तो अपने यहाँ से आतंकवाद को खत्म करे, खासकर वो आतंकवाद जो भारत में बेगुनाहों की जान लेता है। अब क्या पाकिस्तान करेगा? अगर करेगा तो बातचीत होगी, नहीं करेगा तो जो डेडलॉक चल रहा है वो चलता रहेगा। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। आज पूरे पाकिस्तान में गदर मचा है। रावलकोट की गलियों से लेकर पेशावर तक, बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर खैबर पख्तूनवा तक सब सिर्फ और सिर्फ मातम पस रहा है। भारत के खिलाफ दिन रात साजिशों का ताना बना बुनने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही बनाई सरहदों के चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया है कि उसके वजूद के खात्मे की उल्टी गिनती दिखाई दे रही है।
तालिबान राज वाले अफगानिस्तान ने पश्चिमी सरहद पर पाकिस्तान की वो फजीयत की जिसका अंदाजा जनरल आसिम मुनीर को शायद ही रहा। बीती रात अफगानी फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ने पाकिस्तान की सरहदों का सीना चीरते हुए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में घुसकर ताबड़तोड़ बम बरसाए पाकिस्तान की सेना पर। पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऐसी बमबारी की गई जिससे इस्लामाबाद के होश उड़ गए। अफगान सेना ने दावा किया है कि इस भीषण बमबारी में ISIS के कई आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में वो कामयाब हुए हैं। इतना ही नहीं, पूर्वी सरहद की बात करें तो POJK में आज़ादी की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। रावलकोट में हजारों हजार लोग सड़कों पर हैं। नारा एक ही है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पहले आपको पाकिस्तान के पश्चिमी सरहद से आई वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक के बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है। तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के पतन की शुरुआत है। रविवार को पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए अफगानिस्तान की पख्तिया और कुनार प्रांतों पर हवाई हमले किए थे। उस हमले में 28 बेकसूर अफगानी नागरिक मारे गए थे, जिसमें महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र चीखता रहा, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साफ कह दिया था, बदला लिया जाएगा और ऐसा लिया जाएगा कि पाकिस्तान की पुश्तें याद रखेंगी। और फिर हुई वो खौफनाक रात जब पाकिस्तान की सोती हुई वायुसेना और लाचार रडार सिस्टम को धत्ता बताते हुए अफगानिस्तान के फाइटर जेट्स और सुसाइड ड्रोन्स ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया। निशाना बिल्कुल सटीक था। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सीना ठोक कर ऐलान किया है कि उन्होंने बलूचिस्तान के पिशिन इलाके के सरनान इलाके में ISIS और दाइश के उस जॉइंट सेंटर को मटियामेट कर दिया है, जहां से अफगानिस्तान के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य तनातनी पर रूस का एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया है। मॉस्को ने दोनों देशों से तुरंत संघर्ष रोकने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के सैन्य टकराव से आम नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्रेमलिन ने नसीहत दी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हथियार छोड़ कूटनीतिक रास्तों से अपने विवाद को सुलझाएं। अगर पाकिस्तान के पश्चिमी मोर्चे पर बमों की बारिश हो रही है तो पूर्वी मोर्चे पर इस्लामाबाद को उसके अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी POJK की आएंगी। रावलकोट का ये वो इलाका है जिसने मंगलवार को बगावत का एक नया इतिहास रच दिया। ईदगाह मैदान में जब हजारों लाखों का हुजूम उमड़ा तो उनकी हुंकार ने सीधे जनरल आसिम मुनीर की फौज को ललकार दिया। सरेआम दो टूक शब्दों में ऐलान कर दिया कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और ना ही कभी होगा। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान का अपना घर पूरी तरह से जल चुका है। POJK के रावलकोट में जो तस्वीरें सामने आई वो यहाँ की शहबाज सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC की अगुवाई में चल रहा यह आंदोलन अब बेकाबू हो चुका है। रोटी, कपड़ा, मकान और बिजली के बिलों से शुरू हुई ये लड़ाई अब आजादी के मुकाम पर आ पहुंची है। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से चल रहा है। दरअसल आपको समझाने के लिए बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि कैसे पाकिस्तान के टुकड़े तय हो रहे हैं, ये दिखाई देने लगा है। अब मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, एक मैप दिखाता हूं इस पीछे अपनी बड़ी स्क्रीन पर। इस नक्शे को ध्यान से देखिएगा। इसमें पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान है और पूरब में भारत है। ये बलूचिस्तान का इलाका है। ये जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ लगी हुई, इसको डूरंड लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान यहाँ इस इलाके में लड़ रहा है। यहाँ पर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच आपस में ज़बरदस्त गदर मचा हुआ है। और ये जो इलाका है POJK का, वहाँ पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई हम कश्मीर के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम अपने साथ रहना चाहते हैं। इसी नक्शे की वजह से बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों तरफ से, यहाँ से भी मार खा रहा है,
यहाँ से भी मार खा रहा है। तो पाकिस्तान क्या टूटने की कगार पर आ गया है? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA पहले से ही पाकिस्तान से अलग होने के लिए युद्ध लड़ रहा है। अब इसके पूरब में आई है, यानी भारत और भारत की सीमा से सटा का इलाका जो है POJK का, जहां जनता कह रही है कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। यानी इधर से बलूचिस्तान टूटने को तैयार है और उधर से खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल रहा है और ऊपर से POJK आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट वॉर के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि वहां के लोग अब बातचीत की बात कर रहे हैं, बातचीत की पहल कर रहे हैं। पहला मोर्चा मिलिट्री फ्रंट का है। इसमें TTP और अफगान सेना ने मिलकर मुनीर की फौज के पसीने छुड़ा रखे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही वेंटिलेटर पे है। उसके पास आटा खरीदने के पैसे नहीं है, जैसे कि खबरें वहां से आती हैं। ऐसे में वो अफगानिस्तान से युद्ध लड़ने का खर्च कहां से उठा पाएगा? दूसरा मोर्चा घर के अंदर जारी एक तरह का सिविल वॉर है, जब किसी देश की जनता ही सरकार के खिलाफ हाथों बंदूक या पत्थरों के साथ खड़ी हो जाए तो दुनिया की कोई भी सेना उस देश को टूटने से नहीं बचा सकती। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश अब बना है में यही हाल हुआ था। तब पाकिस्तान ने बंगाली अवाम पर अत्याचार किए थे और नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के उस वक्त 71 में 2 टुकड़े हो गए थे। आज इतिहास खुद को दोहराता दिखता है। दावा है कि POJK और बलूचिस्तान के हालात 1971 के बांग्लादेश जैसे हालात जो थे लगभग वैसे ही बन चुके हैं। इसीलिए ये खतरा पाकिस्तान के टूटने का, विघटन का उसके सर पर मंडरा रहा है। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा आप सबके व्यूज की, यानी पब्लिक व्यूज की, जो हमारे शो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर राघव कृष्णा पोस्ट करते हैं एक्स पर, पाकिस्तान ने जो बोया था अब वही फसल काट रहा है। तालिबान वही खेल खेल रहा है जो आतंकिस्तान वर्षों तक खेलता आया है। एक और पब्लिक व्यू ऑपरेशन सिंदूर वाली खबर को लेकर विवेक पांडे साहब का लिखते हैं, जवानों के सर्वोच्च बलिदान पर सियासत नहीं अभिमान होना चाहिए। सियासत करने के लिए और भी मुद्दे हैं, सेना को इससे दूर रखा जाए, और यही लगभग हर हिंदुस्तानी का सेंटिमेंट है। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।